वेलकम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, बांग्लादेश के घटनाक्रम से आप सभी परिचित हैं। ऐसा लग रहा है यूनिस के आने से वो बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनता जा रहा है। दो तीन चीजें जो हो रही हैं वो नजर आ रही हैं। एक तो बंगाली संस्कृति, ऐसा लग रहा है मजहब बंगाली संस्कृति के ऊपर पूर्णतः हावी हो गया है। और दूसरा, क्रिश्चियन लैंड जो नॉर्थ ईस्ट को बनाने की कोशिश हो रही है, यूनिस का अमेरिका में जाके खुले तौर पे सपोर्ट करना। तो ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुओं का वहाँ पे नरसंहार जो हो रहा है वो सिलसिलेवार तरीके से इसी रूप में किया जा रहा है। तो ये समस्या बहुत गंभीर है। इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक RSN सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बांग्लादेश में जो ये स्थितियां हो रही हैं या हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है, आपको नहीं लगता कि हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं का कत्लेआम, नरसंहार, ये क्रिश्चियन लैंड बनाने की कोशिश हो रही है? जितेंद्र जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। क्रिश्चियन लैंड जहां तक बनाने की बात है, तो आप यहां पर छोड़िए, नेपाल में क्या हो रहा है। हम्म। नेपाल एक हिंदू कंट्री था। जैसे ही ये माओवादी वहां सरकार में आए, उन्होंने पहला जो उन्होंने कदम उठाया, नेपाल को एक सेक्युलर कंट्री हम्म। डिक्लेयर कर दिया। और मुझे मालूम, मैंने तो वो किताब भी लिखी थी, द द मेकिंग ऑफ अनमुक्ति ऑफ नेपाल। नेपाल। और आपको मालूम है, आपने उसमें काफी मेरी मदद की थी वो किताब लिखने में। तो मैंने ये देखा कि वहां पे जो कुछ क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, फिनलैंड और एक्सेट्रा, बाकी क्रिश्चियन, वहां पर तो बड़ा सख्त कानून था कन्वर्जन के खिलाफ। तो इन लोगों ने वहां पे तख्ता पलट करवाया। नेपाल की मैं बात कर रहा हूँ। और वो अब वहां पर वो धड़ाधड़, मतलब आप हम्म। समझ नहीं सकते हैं किस गति से वहां पे कन्वर्शन हो रहा है। तो अगर हमने सब कुछ हमारे फेवर में होते हुए, पशुपति नाथ होते हुए, रोटी बेटी का रिश्ता होते हुए, अगर हमने अपने हिंदू भाइयों को ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज, जो ये भेड़िए हैं, हम्म। उनके हाथों में छोड़ दिया, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सी बड़ी बात सही बात है। है। आप एक वहां पर एक पूरी वैष्णवाइट ये थी मणिपुर में, ठीक है ना, ये यहाँ पे ये इम्फाल वैली में माइताईज हैं। बहुत पुरानी सभ्यता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रूलिंग डायनेस्टीज, ठीक है, जो वहाँ की जो रॉयल फैमिली जो है, इन सब फ्रीडम फाइटर्स। पहली सजा जो वहां पर हुई थी आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ये सेलुलर जेल पहने से पहले, वो तिकंदरजीत सिंह का मणिपुर का, वो सारी चीजें, इतना इतिहास होते हुए भी हमारे महाभारत में इसका वर्णन है। हम्म। हमारे अर्जुन की एक पत्नी मणिपुरी भी है, मणिपुरी थी। तो ये इतना कुछ होते हुए भी आपने कोई कनेक्ट किया वहां से? आपने तो छोड़ दिया बिल्कुल बिल्कुल। छोड़ दिया। हाँ। नेहरू ने वो वर्नियर एल्विन था, उसको बोला कि आपके मतलब हमारे साधु, उसने कहा कि साधुओं को मत आने दीजिए। आपने बिल्कुल छोड़ दिया। सो द फील्ड वाज ओपन फॉर कन्वर्शन। तो आज जो आपने कहा कि क्रिश्चियन लैंड की जो बात की, उस संदर्भ में मुझे याद आया, ये नेपाल आपकी तरफ देखता था एक बड़े हिंदू कंट्री की तरह। आप तो खुद एपोलॉजेटिक हम्म। हिंदू कंट्री अपने आप को कहने में आज भी एपोलॉजेटिक। अब तो थोड़ा सा फर्क आया है जब से। फर्क फर्क आया है। अब कम से अभी कम। जज साहब लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए ना जल्दी। हाँ। तो मैं, आपने जो ये कहा कि, तो आज दो बड़ी
महत्वपूर्ण घटनाएं, अहम घटनाएं जो पढ़ने को मिली। एक है कि बांग्लादेश में सरकार ने घोषित कर दिया कि जैसे हमारे जय हिंद बोलते हैं ना कई ऑफिशियल फंक्शंस में और ऐसे भी, तो वहां पे जय बांग्ला बोलते थे। और ये जय बांग्ला का नारा बांग्लादेश के निर्माण में बहुत बड़ा उसने एक रोल अदा किया था, भूमिका थी उसकी। मुझे याद है, मैं छोटा था, लेकिन इतना याद है कि शेख मुजीब अपने हर स्पीच में जय बांग्ला, और पूरी क्राउड जो है इट इज टू रिमेंबर इट, वो थंडर करते थे जय बांग्ला। और इसलिए ये जताने के लिए कि देखो हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारी संस्कृति बंगाली, हमारी भाषा बंगाली, बंगाली और उर्दू में कोई कॉम्पेटेबिलिटी नहीं। बंगाली जो है इट इज मच क्लोजर टू संस्कृत। हालांकि उर्दू में भी, उर्दू तो कोई भाषा ही नहीं, देयर इज नो लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू। तो वर्ब सारे हैं। तो जब ये जय बांग्ला का इन्होंने, जो कि एक पहचान थी, इनकी आइडेंटिटी थी बांग्लादेश की, उसको आपने बिल्कुल जेटिसन कर दिया। ये कुछ लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि ऐसे मामले तो सरकार ही तय करती है, हम इसमें क्या हस्तक्षेप करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ। तो वही बंगाली दैट मीन्स इन अ वे उन्होंने ये एक मैसेज दिया है दुनिया को कि भाई हमारे और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं था। वो एक टेम्पररी सा, हम थोड़े दिन हम भाई थे, हम बिछड़ गए थे, अब हम फिर हमें एक देश बन गए। क्या होगा, कैसे ये रूप लेगा, मुझे नहीं मालूम इसका। दूसरा एक उसी के साथ यह आया कि पाकिस्तान से 40 टन आरडीएक्स बांग्लादेश ने ऑर्डर किए। भाई साहब 40 टन बहुत होते हैं। क्या हमारे हिंदुस्तान में कुछ कहर आने वाला है? मैंने जब एक किताब लिखी थी नो द एंटी नेशनल, तो मैंने लिखा था, एक आपको याद होगा, उसमें एक चैप्टर है द इस्लामिक कैलिफेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस आरडीएक्स? 40 टन्स। दूसरा, उसके साथ चलो 2000 टैंक एम्यूनिशन, 2900 हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव, ये सब वो कह रहे हैं, वहां से मंगा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट शिपिंग शुरू हो गई है कई सालों के बाद। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये पोर्ट देंगे, ये पाकिस्तानीज को तो दे ही एक्सेस टू पोर्ट्स इन बे ऑफ बंगाल, और ये अमेरिकन को भी पोर्ट, और यूनिस ने क्रिश्चियन कंट्री भी बनाने में वो अपना पूरा रोल अदा कर रहा है। मतलब कि बे ऑफ बंगाल हमारा बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाएगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्रिश्चियन कंट्री, ये तिरप सेक्टर, नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, ये और नीचे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, ठीक है, यहाँ बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, यहाँ तक आ जाएगा ये, एंड पार्ट्स ऑफ ये म्यांमार, ये है आपका क्रिश्चियन, तो ये चिन एरिया है म्यांमार का। तो जितेंद्र जी देखिए, जब से बांग्लादेश की सरकार, यूनिस सरकार आई है, हिंदुओं पर एक कहर सा टूट पड़ा है। बिल्कुल। इसलिए भी टूटा है क्योंकि हिंदू जो है वहां पर, वो प्रो लिबरेशन मतलब मूवमेंट में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। वो शेख मुजीब को काफी उन्होंने सपोर्ट किया, शेख हसीना को सपोर्ट किया। इसीलिए
उन पर ये जो आप देख रहे हैं उनको पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। यकीनन भारत ने बांग्लादेश को अ, मदद किया था, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में, और इसीलिए भारत को ये प्रो लिबरेशन फोर्सेस के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि ऐसा कोई समय नहीं था जबकि बांग्लादेश के अंदर में प्रो पाक लॉबी नहीं था। अगर आप 1970 का इलेक्शंस देखें जिसमें शेख मुजीब की अवामी लीग ने इलेक्शन स्वीप किए थे, उस समय भी ही डिड नॉट गेट मोर देन ही गॉट जस्ट अबाउट आई थिंक मे बी 46-47% वोट्स। तो एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां पर जो कि प्रो पाकिस्तान थी, ये आप जान लीजिए। वो तो भारत का, मतलब भारत का सपोर्ट, सोवियत यूनियन का सपोर्ट, उसके कारण मतलब ये, और कुछ जियोपॉलिटिकल हालात भी ऐसे हो गए कि वो कामयाब, मतलब क्या, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और अंदर में जो मुक्ति वाहिनी ने जो जो रोल प्ले किया वो भी एक बहुत बड़ा रोल था। भारत के बिना संभव नहीं था, क्योंकि चारों तरफ तो हम उनके नहीं बनते। 4100 किलोमीटर की बॉर्डर है, कोई 230 किलोमीटर इनका म्यांमार के साथ, ठीक है ना, छोटी सी बॉर्डर। वहां भी अभी बहुत ये गड़बड़ चल रही है उस बॉर्डर पर भी। एनीवे, तो ऐसा कोई वक्त नहीं था जबकि वहां पर प्रो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। और उसमें सबसे बड़ी जो प्रो पाकिस्तान, सबसे बड़ी, सबसे इफेक्टिव जो थी, वो एक जो फंडामेंटलिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थे, फंडामेंटल मुस्लिम्स, और वो थे जमात इस्लामी। अच्छा। उस समय जब ये बांग्लादेश में ये जब पाकिस्तान सैन्य की कार्रवाई जब चल रही, सेना की कार्रवाई चल रही थी, उस समय इन्होंने 2 ब्रिगेड खड़े किए थे जमात इस्लामी, अल शम्स ब्रिगेड और अल बद्र ब्रिगेड। अभी वो अल शम्स का नाम उधर भी आ रहा था, हयात तहरीर अल शम्स, वो आपके सीरिया में। तो इन्होंने 2 ब्रिगेड और बड़ा कहर ढहा था इन्होंने। और आज भी वही है, इनका इस्लामिक छात्र शिविर जो है, जो इनका स्टूडेंट विंग है, वो काफी कहर डाल रहा है। तो उसी ने मजबूर किया। जी 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 जी। और तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि बांग्लादेश के अंदर में हमेशा, उसके अंदर में एक एक पाकिस्तान रहा है, भारत के अंदर में भी पाकिस्तान रहा। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ भारत के द्वारा, यहां कोई मुसलमान खुश नहीं था। वो पाकिस्तान को हारते हुए दिन देखना चाहते थे। तो यहाँ, वहां भी एक पाकिस्तान थी, और यहाँ की तो यहाँ पूरी की पूरी पाकिस्तान है, और आज भी वो आज भी है पाकिस्तान। वो जो वहां के अंदर की पाकिस्तान थी, बांग्लादेश बनने के बाद भी उनको पूरा सपोर्ट था इनका, सीपीएम जैसे पार्टी का। बिल्कुल सर। मुझे याद है जब ज्योति बासु ने कहा था कि वहां से जब शरणार्थी आए कि वी डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोलेटेरिएट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश एक्सेट्रा, सीपीआई, क्योंकि उनका जो मदर जो कंट्री था वो सोवियत यूनियन था, सीपीआई का, तो दैट वाज विद शेख मुजीब और शेख ये इंदिरा गांधी। लेकिन जब मैं प्रो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं, तो देखने को आपको इट मैनिफेस्टेड इन द असैसिनेशन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। और उसके बाद ये जो प्रो पाकिस्तान और प्रो लिबरेशन जो फोर्सेस थे, उनके बीच में कई कूज और काउंटर कूज होते रहे।
कुछ के बारे में आपको मालूम है, कुछ के बारे में हमको नहीं मालूम है। तो ये जैसे कि जब उनका हुआ तो ये आया आपका जियाउर रहमान आया, जियाउर रहमान को भी फिर 8-10 साल के बाद किसी ने उसका भी असैसिनेट कर दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा, प्रो लिबरेशन एंड एंटी प्रो पाकिस्तान फोर्सेस। अभी जो प्रो पाकिस्तान फोर्सेस हैं वो बिल्कुल हावी है, और ये प्रो पाकिस्तान लॉबी जो है उसमें भारत के अंदर में उसको ममता बनर्जी का भी सपोर्ट है, और जो बांग्लादेश के अंदर में जो प्रो पाकिस्तान लॉबी, यूनुस और खालिदा जिया और ये जमात इस्लामी, इस्लामिक छात्र शिविर, इन सबको अमेरिका का सपोर्ट है। तो ये समझने वाली बात है कि अमेरिका ने यूं ही नहीं यूनुस को बिठाया। सही बात है। वो कुछ स्ट्रैटेजिक रीजन से बनाया गया है, और जिस तरह के ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा ये RDX मंगाना, उधर से मैरीटाइम लिंकेजेस बढ़ाना, पूरा ट्रेड जो है वो ये आपको प्याज और चीनी और ये सब पाकिस्तान के साथ ये बॉनहमी ये करना, और जो मणिपुर में हो रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट, सब ये सब के सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये बिल्कुल ये इंटरलिंक्ड है। तो आप देखिए कि जब मैं क्रिश्चियन लैंड की बात कर रहा हूं, तो शेख हसीना ने अपने तख्ता पलट के लिए उन्होंने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, और उनका कहना था कि मुख्यतः 2 कारणों से उनका तख्ता पलट किया गया, उनको आउस्ट किया गया। एक पहला कारण था कि उन्होंने कहा कि वो क्रिश्चियन लैंड बनाना चाहते हैं, जो अमेरिकन से हैं, और दूसरा उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था। हाँ जी। तो ये क्रिश्चियन लैंड अब है क्या कि जब कोई प्रधानमंत्री इस तरह की बात कहे किसी भी देश का, और वो भी इतनी अनुभव वाली, जिसने अपने पिताजी के जमाने से पॉलिटिक्स को देखा बिल्कुल बहुत मजबूत, और उसके बाद खुद भी प्रधानमंत्री रही 15 साल से ज्यादा लंबे के लिए। तो जब ऐसा कोई हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कर दीजिए, तो आपको उसकी बात पर यकीन करना होता है, आपको विश्वास करना होता है। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि उनका कथन जो था वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा है वन वाइट मैन, अब कौन सा वाइट मैन, आई डोंट नो हु इज दैट वाइट मैन, शी सेड कि वाइट मैन। अब मेरे ख्याल से मैंने अंदाज लगा रहा था डोनाल्ड लू, वो काफी एक्टिव रहा है, जॉर्ज सोरस भी, मतलब ये म्यांमार इसका बेटा अलेक्जेंडर सोरस, ये सब इलाके में। आई डोंट नो हु वाज दैट वाइट मैन, इशारा तो सीधा अमेरिकन लेकिन से है। तो मैंने डोनाल्ड लू का कहा तो लोगों ने कहा डोनाल्ड लू वो वाइट नहीं है, वो पीला है। somebody told me, I don't, but he represents he's a white culture. तो देखिए ये क्या है कि ये क्रिश्चियन लैंड जो है, जो मैंने आपको बताया, ये नागालैंड का तिरप सेक्टर, यहां से 7 MLA जीत के जाते हैं क्रिश्चियन, ये सारे ये नागालैंड का, ये अरुणाचल का, ये वाले ये वाले। और एक बार ऐसा हुआ था कि जो रातों रात सोनिया गांधी ने अपने ही सरकार को बदल दिया। वो उस समय चीफ मिनिस्टर था एक जेरी बॉम कैम्पबेल, तो उसको इसलिए बदला क्योंकि किसी ने पोप को शिकायत कर दी थी कि ये चीफ मिनिस्टर जो है ये कन्वर्जन में मदद नहीं कर रहा है। अच्छा। तो ये 7 MLA को बोला कि तू इससे सपोर्ट विड्रॉ कर लो, और रातों रातों सरकार गिर गई। सो दिस इज हाउ द पोप हैज कंट्रोल ओवर दिस एरिया थ्रू सोनिया गांधी, ठीक है ना। एंड अदरवाइज ऑल्सो बैप्टिस्ट चर्च है, बहुत सारे और भी बताइए।
अब ये देखिए, ये वाला सो तिरप सेक्टर, नागालैंड, और इम्फाल। ये एरिया, हिली एरियाज ऑफ मणिपुर, मिजोरम, और ये जो एरिया है चिन एरिया। म्यांमार का। सो दिस इज द क्रिश्चियन एरिया एंड इट गोज राइट अप टिल बे ऑफ बंगाल। तो आखिर सवाल उठता है, व्हाई डू दे वांट ए क्रिश्चियन कंट्री? इसलिए उनको क्रिश्चियन कंट्री चाहिए, पहला, कि इस पूरे साउथ एशिया और इस रीजन में कोई क्रिश्चियन कंट्री नहीं। अच्छा। ठीक है, सूडान में तो उन्होंने बना दिया, सूडान को डिवाइड करके, उधर तिमोर को बना दिया, ठीक है ना। इट इज एट द एज ऑफ, आई मीन, साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ही शुरू हो जाता है। इस रीजन में कोई क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर कि एक तो क्रिश्चियन कंट्री अगर होगा तो वहां से वो बुद्धिस्ट म्यांमार पर, ठीक है ना, बुद्धिस्ट तिब्बत के ऊपर में, हिंदू इंडिया के ऊपर में वो अपना प्रभाव डालते रह गए। और वेस्टर्न म्यांमार, यानी कि इस पूरे म्यांमार पर, ऐसे भी यहाँ पे कचिन्स हैं, इधर इधर चिन्स है, सब क्रिश्चियन एक्सट्रैक्शन के हैं। तो एक कारण ये है। दूसरा, हमारे लिए चिंता की बात क्या है कि ये जो हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, उसका क्या होगा? सही बात है, तो गई हो। ठीक है ना। हाँ। और फिर जो क्रिश्चियनिटी जो है वो धीरे 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 इट विल एक्सपैंड ईस्टवर्ड्स। तो जब आप लोग ये ना, हमारी आदत है यार, ये जो हुंटा है, म्यांमार की जो रूलिंग मिलिट्री हुंटा है, ये बड़ी वो है, ऑपरेसिव है, ये है वो है। मेरी बड़ी अच्छी ताल्लुकात रहे इन लोगों से ऑफिशियल कैपेसिटी में। कोई 6-7 साल मैंने ये किया है। मैं इतना आपको कह देता हूं कि अगर वहां की हुंटा नहीं होती, ये कंट्री कब का कोलैप्स कर गया है। वो सूची भी इन्हीं फोर्सेस की क्रिएट की हुई थी। आई होप यू नो शी वाज अ क्रिश्चियन। ठीक है ना। तो ये जो हुंटा को आप देख रहे हैं, तो इनका यही है कि भाई इसको किस तरीके से हम, मतलब, ये एक क्रिश्चियन एनक्लेव हम यहां पर तैयार करें। और ये आज की बात नहीं है। ये जब इसका एक और कारण था कि जब देश का बंटवारा हो रहा था, तो मैंने ये बात पहले भी कही है कि ये जो देश का बंटवारा, ये सागरमती के, वो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, मैंने बहुत वो जेल में वो किए, मैं आगा खान पैलेस में था, मैं वो ऑमलेट और वो वाली ब्रेकफास्ट खाता था, मेड टू ऑर्डर, बहुत वो किया, सैक्रिफाइस किया, धन्यवाद आपके सैक्रिफाइस के लिए। लेकिन लेकिन ये जो पार्टीशन हुआ, उसमें अंग्रेजों, दे डिड नॉट फैक्टर हु इज सुभाष, सॉरी, हु इज नेहरू, हु इज गांधी। हाँ, फर्क पड़ा तो सुभाष चंद्र बोस का पड़ा। लेकिन जब आखिरी में उन्होंने पार्टीशन किया तो बुलाया इन लोगों को, इनको कहा कि ये एरिया मुझे चाहिए, मुझे ये मुझे पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि हमको अभी द अमेरिकन had टेस्टेड द न्यूक्लियर बॉम्ब, सोवियत यूनियन ने अपना कजाकिस्तान में और उधर टेस्ट करा था, सिंकियांग में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको बेसिस चाहिए यहाँ पर, हमको मॉनिटर करना, वी वांट पाकिस्तान, हमको सोवियत यूनियन को रोकने के लिए ये चाहिए, ये कंट्री। तो हमारे लोगों ने, ये सब तो अंडर हैंड डील हुए हैं। आप क्या सोचते हो कि जिन्ना ने पाकिस्तान लिया? नहीं, जिन्ना ने पाकिस्तान नहीं लिया, हमारे लोगों ने पाकिस्तान दिया। पाकिस्तान जिन्ना ने नहीं बनाया।
नेहरू ने बनाया, माउंटबेटन ने बनाया, एडविना माउंटबेटन ने बनाया, गांधी ने बनाया। तो उसी तरीके से ये जो एरिया जो है आपका बांग्लादेश का, ठीक है, ये एरिया बांग्लादेश का, यहां पे आपको मैंने पहले कहा था कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स है। मैं गया हूं वहां पे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में। वहां एक बहुत बड़ी लेक है, 66 में पूरा सबमर्ज हुआ था, ह्यूज लेक। आई हैव सेल्ड इन दैट लेक। तो चिटागोंग में इनको पोर्ट चाहिए था। इन्होंने जिन्ना को बोला कि देखो ये पोर्ट हम तुमको देंगे और जब जरूरत होगी तो हम आएंगे, हम हमारा बेस रहेगा वहां पे। तो जिन्ना ने कहा कि लेकिन मैं अकेला पोर्ट लेके क्या करूंगा? अगर मैं यहाँ पे पोर्ट ले लेता हूं तो इसको डेप्थ, इसको डिफेंस कहां से मिलेगा? तो उसने कहा कि ठीक है, मतलब डिफेंस मतलब इधर तो इंडिया है, ठीक है, इधर म्यांमार में है, तो डिफेंस क्या? तो बोले ठीक है, फिर चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स ले लो। अब चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, अब साबरमती के संत को ये नहीं मालूम था कि यहाँ पे 90% बौद्ध रहते हैं चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में। नेहरू को नहीं मालूम था कि ये 90% ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में जो आपके ये त्रिपुरा और मिजोरम के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे बौद्ध रहते हैं। तो उन्होंने जब 15 अगस्त को झंडा फहराया गया पूरे देश में, तो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के लोगों ने भारतीय झंडा फहराया। और फिर 2-3 दिन के बाद इनको, हफ्ते बाद इनको कहा गया कि नहीं, आपको पाकिस्तान में चले। और उन्होंने 1-2 हफ्ते तक भारत का झंडा नहीं उतारा। फिर बलोच रेजिमेंट को वो प्रेसिंग किया गया टू क्रश देम, और तब पाकिस्तान का झंडा वहां पे जबरदस्ती फहराया गया। तो ये जो बकवास जो है ना, ये पार्टीशन वॉज प्योरली ऑन स्ट्रैटेजिक रीजंस। तो इसीलिए जो आप देख रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान का फिर से बांग्लादेश बनना, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमने बनाया बांग्लादेश कोल्ड वॉर में, हम सोवियत यूनियन ने हमारी मदद की, लेकिन अभी सब कुछ रिवर्स हो रहा है। ये रिवर्स हो रहा है। अब इंतजार यही है कि देखिए ट्रंप के आने के बाद क्या होता है, लेकिन हम उस पर क्यों निर्भर करें? तो अमेरिकन का ही तो गेम प्लान है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि जब क्रिश्चियन लैंड बनाने की बात कर रहा हूं, तो अब मैंने कहा ना, ये जो मैंने बताया आपको जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आप यहाँ मणिपुर में जो आग देख रहे हैं ना सर, वो आग इसी तहत लगाई गई है। आपके बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके नेता लोग भी इस मुहिम में है क्रिश्चियन लैंड को बनाने के लिए। उनको पैसे आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, सोरस से वो तो इसीलिए हिस्टेरिकल हो गए ना, मणिपुर 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 मणिपुर, ठीक है ना? इतना तो इन्होंने अपने बाप का नाम नहीं लिया होगा। सही बात है। मणिपुर मणिपुर। तो उसी तहत आग लगाई गई है। और ये वेस्टर्न म्यांमार में जहां चिंस रहते हैं, ठीक है, चिंस स्टेट जो है, उधर भी इन्हीं लोगों ने आग लगाई हुई है, इन्हीं फोर्सेस ने, टू क्रिएट दिस क्रिश्चियन लैंड। और क्या है कि इस एरिया में, ये समझ लीजिए आप, ये जो एरिया है ना मिजोरम का, मणिपुर का, ये जो जहां पे आग लगी हुई है, ठीक है ना, जो कुकी कुकी चिंस के जो, ये सब मतलब इन सब में एथनिक एफिनिटी है। कुकी, मिजोस, ठीक है ना, चिंस, इनको सम्मिलित रूप से इनको जो कहा जाता है, जैगो जो। अच्छा, जो बोलो, जोरान बोलो, जो भी है, सम्मिलित रूप से। तो ये एक जो लैंड बनाना चाहते हैं। अभी जो लैंड की बात हो रही है। और चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के
जो नदन पार्ट है वहां पर भी कुछ जो ये आपके कुकी लोग रहते हैं। तो मणिपुर में तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो 5 लाख वहाँ की पॉपुलेशन है मणिपुर में, जिसमें कि नहीं, कोई 5 लाख, वहाँ पे 20% पॉपुलेशन जो है मणिपुर की वो कुकीज की है। टोटल 30 लाख में से 5 लाख, और मिजोरम में 14 लाख। ठीक है ना, यानी कि पॉपुलेशन 14 लाख, और जिसमें कि 83% मिजोज हैं। चीन, जो म्यांमार, ये सब जो मैंने कहा कि ये इस एरिया में ये एक इन सब में बहुत मतलब वही बेटी बेटी रोटी का इनमें रिश्ता है। और जब शेख हसीना ने ये कहा कि ये क्रिश्चियन लैंड बनाने की योजना है, षड्यंत्र है, तो कई लोगों ने उस बात को नकार दिया। लेकिन उसकी पुष्टि जो मिजोरम के जो लालधुमा है, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने की। 2 सितंबर को इस साल वो मैरीलैंड गए पहले, यूएस में, और उन्होंने कहा अपने भाषण में कि भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के जो पीपल जो है उनको यूनाइट होना चाहिए। और वो एक्स पुलिस में नहीं है, अच्छा। लालू धमा, तो उसको मालूम है कि वो लीगल हेड स्पेस कैसे रखना चाहिए। तो उसने एक बात उसमें जोड़ दी कि ये सबको यूनाइट होना चाहिए, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के जो पीपल को, लेकिन भारत के अंदर, so that he can escape that, the charge of sedition or being an anti-national. और उसके बाद 2 दिन के बाद वो अमेरिका में इंडियाना पुलिस में गए और कहे कि भाई हम जो लोगों को, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम जो लोगों को 3 दुश्मन देशों से हम जूझ रहे हैं, एंड ही सेज भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये सडिशन बनता है इस हाँ, पे। नहीं तो हम तो, और फिर उन्होंने कहा कि हम तीनों के साथ तो लड़ नहीं सकते एक साथ, तो इसलिए हमको भारत के अंदर ही वो लैंड उन्होंने बनाना है। ठीक है ना, भारत के अम्ब्रेला के नीचे। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि भाई ईश्वर ने हम लोगों को एक नेशन बनाया है। उन्होंने कहा कि किसी देश के बॉर्डर्स तो हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक सच्चा नेशन इन सबको ट्रांसेंड करता है। दिस इज व्हाट ही सेड। और उन्होंने कहा कि हमको 3 देशों में बांटकर हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, इत्यादि इत्यादि। अब है क्या साहब कि ये तो उन्होंने अमेरिका में बोला। अब जब से यहां पे ये म्यांमार में जो 2021 में जो कू हुआ, उसके बाद से बहुत सारे चिन रेफ्यूजीज जो हैं यहां से, ये मिजोरम में आए। आई थिंक सम 33,000, 33,000 इधर। तो हमारे मोदी सरकार ने इनको कहा कि भाई ये जो रेफ्यूजीज हैं इनको आप थोड़ा रोकने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। हाँ? तो और बांग्लादेश से भी पहले 2,000 रेफ्यूजीज यहाँ भी मिजोरम में आए हैं, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश आर्मी ने एक वहां पे कुकी चिन नेशनल आर्मी है KNA, बांग्लादेश में उनके खिलाफ कार्रवाई की थी 2021 में, तो 2,000 रेफ्यूजीज वहां भी आ गए। और साथ साथ जो मणिपुर में जब आग लगी है, तो वहां से भी जो कुकीज हैं वो डिस्प्लेस होके इधर आए हैं, कोई 8-10 हजार। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है, मतलब ये रेफ्यूजी सेंटर। अब यहां उन्होंने कहा, बिल्कुल वादा किया है कि भाई हम तो इनको सहायता देते रहेंगे।
ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे बंधु हैं। हम इसमें और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ये भी उनको ये कहा है कि हमारी मोदी सरकार ने कि जब तक हालात सुधर नहीं जाते तब तक हम आपको जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि उनको तो रिपोर्ट करना उनको चाहिए उसी उनको तुरंत। मैं वही कह रहा हूँ। और यही नहीं है, हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लाल धुमा को एक डायरेक्टिव दिया, निर्देश दिया कि भाई आप ये जितने रेफ्यूजीज हैं इनका बायोमेट्रिक डाटा आप कलेक्ट करें। लाला धुमा ने अपनी जो इनकी 40 मेंबर असेंबली जो है उसके अंदर में साफ मना कर दिया है करने से। हमने तो सिक्योरिटी रीजंस के लिए किया था। तो ऐसी गवर्नमेंट हटाएं। नहीं तो उन्होंने कहा कि मतलब दिस विल अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट आवर ओन ब्लड। ठीक है, अब है क्या साहब कि वहां पर इनको जॉब्स भी हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में भी जा रहे हैं, तमाम एनजीओज हैं वहां पे। ठीक है, पूरा मीजो एसोसिएट यूथ का एक एसोसिएशन है मीजोज का, वो बहुत सक्रिय है, कई बाहर के एनजीओज हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम आखिर ये जो ये पूरा जो ग्लोबल एक वो है इन्फ्लुएंस है चर्च का, हम उसके आगे क्यों इतने घुटने असहाय टेक हो रहे हैं। जाते हैं। हाँ, घुटने टेक रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। और मैं आपको करूंगा कि इसके विपरीत हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो यहां पर इनको जॉब्स भी हैं, बच्चे भी अच्छे स्कूल जा रहे हैं, खूब अच्छे खाने पीने भी इनको मिल रहा है, सब कुछ है, मस्त है वहां पे हमारे यहाँ रेफ्यूजी कैंप्स में। ठीक है, तो मैं जब कह रहा हूं कि घुटने टेकने की बात, तो आप सोचिए कि अभी 2-4 दिन पहले एक खबर आई कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इंडियन आर्क बिशप एमंग 21 क्लेरजीज इंस्टॉल्ड बाय एज कार्डिनल बाय पोप। तो एक कोई इंडियन है, उनका नाम है कुआ कट, क्या नाम है उनका जो भी है, उनको ही हैज बीन एलिवेटेड फ्रॉम आर्क बिशप टू कार्डिनल। कार्ड में। भाई साहब पीएमओ से मैसेज आया गया कि हम बहुत मतलब इट इज अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड फॉर अस। और दूसरा है कि हमने नॉट ओनली दैट, हमने जॉर्ज कुरियन के नीचे एक डेलीगेशन भी भेजा पोप से मिलने के लिए, पूरा सेरेमनी को विटनेस करने के लिए। और ये डेलीगेशन जो है वो पोप से मिली। So look at the difference. यहाँ हर चर्च जो है, ये जो आर्क बिशप है या कार्डिनल है, ही इज अ सॉवरन। उसकी सॉवरेनिटी जो है वो वेटिकन जो भी वेटिकन से। वेटिकन से है। हाँ। उसको अपॉइंट वही कर सकता है, निकाल भी वही सकता है। दीज आर सॉवरेन टेरिटरीज। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस दिन आपने बिल्कुल खुला छोड़ दिया ये क्रिश्चियनिटी को, ये तो इस्लाम से भी ज्यादा खतरनाक निकलेंगे। इस्लाम से भी ज्यादा खतरा है, तो आपको अलगाववाद पैदा होगा। अभी हम्म। अभी धीरे 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 आपने देखी ना, अलग अलग हम्म। इंसर्जेंसीज हमने फाइट किए। सबसे पहले नागालैंड में, फिर उसके बाद मिजोरम में, देन इन मणिपुर, और धीरे 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 पूरा एक दूसरे टाइप का एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड हम्म। हो रहा है। अब है क्या कि ये देखिए, जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है बांग्लादेश से। जब ये सीरिया में पूरी घटना घटी तो थोड़ा एक क्यूरियोसिटी था कि आखिर मुसलमान देशों का क्या रवैया होता है। सीरिया एक मुसलमान देश है, हम्म। कितने मुसलमान देश इसके लिए, इसके सपोर्ट में आते हैं।
आपने आप कुछ आवाज सुनी ईरान को छोड़ के? न- नहीं सुनी ना। देखिए इस्लाम में क्या है कि जब एडवर्सरी, इस्लामिक वर्ल्ड में ये बात आप समझ लाइए कि इस्लामिक वर्ल्ड में जब कोई एडवर्सरी होता है, अगर वो नॉन मुस्लिम है तब तो उम्मा का कंसेप्ट आएगा ठीक है। जनरली, ठीक है हाँ ना। हाँ। लेकिन अगर इस्लामिक वर्ल्ड में मुसलमान वर्सेस मुस्लिम कंट्री वर्सेस मुस्लिम कंट्री है, तब वहां पर नेशनलिज्म आ जाता अच्छा। है। ठीक है, हम इराकी हैं, हम ईरान के हैं, हम अरब हैं, ये जाहिल लोग हैं, ये तो ऊँट पे घूमने वाले लोग हैं, हमारी तो बहुत सुपीरियर सिविलाइजेशन। लेकिन जब हमारे सब कॉन्टिनेंट को आप लेते हैं, तो उसमें आपका चाहे वो बांग्लादेश का मुसलमान हो या पाकिस्तान का मुसलमान हो या हमारे अंदर हिंदुस्तान का। अंदर का मुसलमान हो, हम्म, उसका जो कॉमन जो ये एनिमी जो है वो है हिंदू। हिंदू। उम्मा की वजह से सर। यस, ये चीज आपको रियलाइज, यहाँ कोई नेशनलिज्म नहीं है। हाँ। इसीलिए बांग्लादेश, आपने कहा था ना कि बांग्लादेश की बंगला नेशनलिज्म ट्रायम्फ्ड ओवर इस्लाम, नॉनसेंस। अगर बांग्ला नेशनलिज्म ट्रायम्फ करता इस्लाम के ऊपर में, तो बांग्लादेश 71 में मर्ज हो जाता इंडिया से। तो ये जो भी हो रहा है यहाँ पे, अभी आप देख रहे हैं कि यूनिस ये फिर से ये बॉनहॉमी बढ़ती जा रही है, लिंकेजेस बढ़ते जा रहे हैं, ये ठीक है। तो ये इसमें इसमें किसी को इसको चकित नहीं होना चाहिए। हम्म, तो आप मैं एक तरफ तो आपको मैंने बताया कि क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है, रेफ्यूजी कैंप्स में उनको किस तरह से भारत की सरकार उनको मदद कर रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो खून का रिश्ता है, हम कैसे बायोमेट्रिक हम आपको नहीं, हम ये कर सकते हैं, मैंने दोस काइंड ऑफ। और दूसरी तरफ परसों मैंने अखबार में नहीं, एक स्वराज मैगजीन है, किसी ने एक आर्टिकल लिखा है उसमें कि ये जो ये कहर जो अगस्त से जो शुरू हुआ है उसके बाद से, तो अभी एक परिवार जिसमें कि 3 मर्द, 2 महिलाएं, 2 नवजुवक और 3 माइनर बच्चे, वो यहाँ नदन त्रिपुरा में आए। उनका जो मुखिया जो था, एक 70 वर्षीय एक सुधीर सरकार नाम का व्यक्ति था, ठीक है ना। और उन्होंने जब वो अंदर आए तो अथॉरिटीज ने नाद कर ली, पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि हम जाएंगे नहीं यहां से। उन्होंने कहा कि जब से ये शेख हसीना की सरकार गई है, हमारे पड़ोसी ही हम पर टूट पड़े, टूट ही नहीं पड़े हैं, उन्होंने हमारे महिलाओं का भी जीना हराम कर दिया। हमारे तो चलो हमने सब कुछ बेच दिया, अपनी जमीनें छोड़ के आ गए, और वो छोड़ के आ गए, हमने अपना रेफ्रिजरेटर बेच दिया, जो कुछ भी बेच सकते थे हमने बेच दिया, हम यहाँ पर आए हैं, तो हमारे लिए यहाँ से जाना मतलब नामुमकिन है। उन्होंने कहा हमें असाइलम चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि हम भारत की जेलों में अपना शेष जिंदगी काट लेंगे, लेकिन हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे। और ऐसे तो उनके कोई शायद रिश्तेदार थे दूर के सिलचर में, वो कोई ट्रेन लेना चाहते थे, तो उनको रोक दिया गया वहां से, ठीक है ना। अब इस तरह के नदन त्रिपुरा में 550 फैमिलीज आए हैं अभी तक, जब से तो उनको सर मिल रहा ये कुछ? जल्लाद आया है ना, जब से यूनिस। यूनिस, तब से 550। ये क्या है जो ये जो कुकीज और चिन्स और इनके जो लोगों के जो कैंप्स है मिजोरम में, जस्ट 50 किलोमीटर अवे, और उनके साथ ये व्यवहार। पोप भी फोन कर रहा है, एनजीओ भी वो कर रहा है, वो अमेरिका भी जा रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, भारत सरकार भी पैसे दे रही है।
एक ही इलाके में सर, ये देखिए हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और क्रिश्चियंस को क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है। मतलब यहाँ जुलूस दूसरी निकालने से बात कुछ नहीं होगा सर, वहां दूसरी जाके। दूसरी बात ये बताओ कि ये जो सरकार है, ये जो सुधीर सरकार जिनका मैंने आपको वर्ड ये किया, ये सुधीर सरकार जो है, ये इनकी पुश्तैनी जगह है ये बांग्लादेश। जब पाकिस्तान बना, इन लोगों ने आदमी को अपने जमीन, अपने मिट्टी से बहुत, अपने वतन से बहुत प्रेम होता है। क्या उन्होंने ये लकीर बनाई थी? वो तो मैं भी भुक्तभोगी हूँ सर, मेरे पूर्वज भी आए थे पाकिस्तान से। क्या उन्होंने लकीर हाँ। बनाई थी? वो लकीर जिन लोगों ने, जो मैंने कहा, जिस षड्यंत्र के जिन लोगों ने वो लकीर बनाई थी, आखिर उनके पापों की सजा अगर ये अब कितने साल और भुगतेंगे? उस लकीर के एवज में आप इनको इनको भारत में रहने का हक देंगे या नहीं देंगे? दो तरीके हैं। अगर आप मजबूत है तो ये कब्जा कर लो यार, पूरा कर लो, एक पूरा एनक्लेव बना दो हिंदूज का कब्जा करके, एक तरीका। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप जो आ रहे हैं उनको आप कानूनी तरीके से यहाँ की नागरिकता दो। इसलिए सीएए बहुत जरूरी है, ये सुधीर सरकार के लोगों के लिए। बिल्कुल सर। आप क्या मैसेज दे रहे हो कि ये जो मिजोरम में जो आ रहे हैं, ये प्रोसिक्यूटेड लोग हैं, और ये जो बांग्लादेश से जो आ रहे ये हैं वो प्रोसिक्यूटेड लोग नहीं है? हाँ। उधर मिलिट्री हुंटा जेनोसाइड कर रही है, और इधर क्या हो रहा है सर? इधर क्या हो रहा है? जेनोसाइड हो रही है यूनिस गवर्नमेंट द्वारा, और क्या, सिंपल। तो ये तो कहिए कि आ, ये जो इस्कॉन है, तो आपको मालूम है, मैं मेरी कोई इस्कॉन में बहुत आस्था नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनका भी एक एजेंडा है, हम सब उस एजेंडा को जानते हैं। लेकिन उनके इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स के कारण कम से कम इतना जरूर हुआ है कि हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार जो हो रहा है वो आया, मीडिया के सामने वो आया, अंतरराष्ट्रीय पटल हाँ, पे पटल पे आया। कुछ होता ये है। तो कुल मिला के ये जो हालात जो हैं बहुत गंभीर है। मैं ये कॉन्ट्रास्ट एक ही इलाके की बात कर रहा हूं मैं। ये देखो, यहाँ पे हिंदू आ रहा है, उसके साथ किया जा रहा है, और उधर मिजोरम में उधर से क्रिश्चियन आ रहा है, तो उसके साथ क्या व्यवहार है। इसकी गूंज अमेरिका तक है, और इसकी गूंज भारत में भी नहीं है। शर्म करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत दिल को पीड़ा देने वाली ये सब डेवलपमेंट्स है। और मैं आपको, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग टेरेबल इज गोइंग टू हैपन इन दिस होल रीजन। समथिंग टेरेबल इज गोइंग टू हैपन। और मैं अपने जो सिक्योरिटी प्लानर्स हैं, आज से नहीं, मैं जब सर्विस में था, व्हेन आई वाज लुकिंग आफ्टर दिस होल रीजन, ठीक है ना, मैं उस समय कहता था कि बांग्लादेश की अहमियत को समझो। मुझे याद है हम लोग जब स्टाफ कॉलेज करके आए, तो हमारे बहुत सारे मित्र मिलिट्री इंटेलिजेंस में आए, तो जो पाकिस्तान वाले थे, तो वो बड़े चौड़े होके घूमते थे, बट मैं हमेशा कहता था कि इसकी अहमियत को समझो। अगर नहीं समझते हो तो तुम्हारी शिक्षा जो है स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिक्स की, वो अधूरी है।
लेकिन लेट मी टेल यू 90% ऑफ द इंडियन आर्मी was only oriented towards पाकिस्तान. वो वो क्या कहते हैं, वो उस पे जाते थे ना, मिलिट्री बैलेंस पे. आपके इतने टैंक, उसके टैंक, हमारे पास 1200 आर्टिलरी पीसेस, उनके पास 200 आर्टिलरी पीसेस. हम तो 2 दिन में हम चढ़ जाएंगे. नहीं, मच मोर सोफिस्टिकेटेड इश्यूज. ठीक है. आप इतने साल इंसर्जेंसी लड़े यहाँ पे, क्या आपने डिस्कोर्स बदला यहाँ पे? सोशल एंड रिलीजियस डिस्कोर्स. और लेट मी टेल यू, हर रिलीजन जो है वो पॉलिटिकल होता है. एक्सेप्ट रिलीजन मतलब नॉट द वर्ड, हर मजहब पॉलिटिकल. अगर ऐसा नहीं होता तो क्रूसेड्स नहीं होते. अगर ऐसा नहीं होता तो उम्मा का कॉन्सेप्ट नहीं होता. तो आप कितने और पाप करोगे आप अपने लोगों से? कश्मीर में डिस्प्लेस, वहां से शरणार्थी बन गए अपने ही देश के अंदर. आप टैंक गिनते रहो, अपने आर्टिलरी गन गिनते रहो. ठीक है. वो भी गिन रहा था टैंक के आपका अभी सीरिया में. असद भी गिन रहा था. तो आप गिनते रहो. सो दैट इज वाई दिस हैज टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली. मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा. और अगर मैं शायद सेंसिटाइज करने में लोगों को बिल्कुल सर याद रहा तो नहीं, समस्या वाकई बहुत गंभीर है. और जो आपने एक्सप्लेन किया उससे तो और आंखें खोलने वाली चीजें हैं सर. व्यूअर्स, आप अपने कमेंट्स में बताइएगा, कुछ और प्रश्न पूछने हो. सर ने तो वाकई बहुत गंभीर समस्या को समझाया है अच्छी तरह से. क्रिश्चियंस की और ख़ास तौर पे हमारे हिंदुओं को भी कुछ ज़्यादा ही जागने की ज़रूरत है अब. थैंक यू.